गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम वीडियो में प्रेसिडेंट इलेक्शन इन इंडिया पर हम चर्चा करेंगे। देश में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था होने के कारण देश का एक एक आदमी चुनाव के बारे में जानता है, चुनाव क्या होता है, क्योंकि ऑलमोस्ट सालों साल ये चुनाव की प्रक्रिया चलती रहती है। कभी केंद्र का चुनाव, कभी राज्यों का चुनाव, कभी पंचायत का चुनाव, तो कभी म्युनिसिपल का चुनाव होते रहता है। और कहना चाहिए कि प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था होने के कारण चुनाव एक अपरिहार्य अंग है शासन का। उसके बिना शासन के नुमाइंदों को चुना नहीं जा सकता है, जो शासन व्यवस्था को चलाते हैं। लेजिस्लेचर, एक्सिक्यूटिव और जुडिशरी, तीन जो अंग होते हैं शासन के, उसमें लेजिस्लेचर का जो प्रभाव होता है, जिसमें कि एमएलए, एमपी चुने जाते हैं। एमएलए, एमपी या पंचायत के चुनाव या नगरपालिका के चुनाव को प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली कहा जाता है, डायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम, जिसमें प्रत्येक मतदाता डायरेक्ट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से जिस प्रत्याशी को चाहता, फर्ज करें किसी राज्य के एमएलए का चुनाव हो रहा है, स्टेट के लेजिस्लेचर का चुनाव हो रहा है, उसमें एमएलए विधायक का चुनाव हो रहा है, तो उस क्षेत्र का बहुत सारे लोग विधायक में अपने अपने पार्टियों से नॉमिनेशन किए हुए होते हैं। अलग अलग उनकी पार्टियां होती है, अलग उनके चुनाव चिन्ह होते हैं, प्रचार होते रहते हैं। जनता जिनको चाहती है डायरेक्ट उनका नाम वोटर लिस्ट में होता है, पोलिंग बूथ पर जाते हैं और अपने पसंद के उम्मीदवार को डायरेक्ट वोट लगाते हैं उस पर, चाहे जिस भी पार्टी को लगा। इसको डायरेक्ट वोट सिस्टम पद्धति कहा गया है। परंतु हम जो अभी चर्चा कर रहे हैं, राष्ट्रपति का चुनाव, प्रेसिडेंट इलेक्शन इन इंडिया, ये अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। इनडायरेक्ट सिस्टम ऑफ बैलेट पोलिंग, इनडायरेक्ट सिस्टम में पोलिंग होता है। इसमें इसको सिंगल प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम भी कहा जाता है। चूँकि इस चुनाव में जनता डायरेक्ट वोट डालने के लिए अधिकृत नहीं होती है। डायरेक्ट वोट राष्ट्रपति के चुनाव में जो व्यक्ति राष्ट्रपति के पद के लिए उम्मीदवार घोषित किया जाता है, वो उसमें भी अनेक पार्टियों का अलग अलग उम्मीदवार घोषित किए जाते हैं। तो जनता इसके राष्ट्रपति के चुनाव में डायरेक्ट वोट का हिस्सा नहीं होती है, वोट नहीं देती है। यह देश के पार्लियामेंट के जो मेंबर होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, इसके जो मेंबर होते हैं, वे इस चुनाव के वोटर होते हैं। साथ ही स्टेट लेजिस्लेटिव के जो मेंबर एमएलए होते हैं, वे इस चुनाव के मेंबर होते हैं। परंतु वे इलेक्टेड मेंबर ही चुनाव में भाग लेते हैं। जैसे पार्लियामेंट में, लोकसभा में टोटल इलेक्टेड मेंबर होते हैं, जो अभी आज की डेट में 543 है। हिंदुस्तान में लोकसभा में 543, 543 इलेक्टेड मेंबर होते हैं। एंड ऑल दीज 543 इलेक्टेड मेंबर्स आर एलिजिबल टू वोट फॉर प्रेसिडेंट इलेक्शन। जिसको प्रेसिडेंट बनाना है उसके लिए वोट डाल सकते हैं। परंतु राज्यसभा में जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं वही उसके लिए अधिकृत होते हैं, क्योंकि राज्यसभा में कुछ नॉमिनेटेड सदस्य भी होते हैं। जैसे आज की डेट में 233 राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर है, 12 जो है, या इसी प्रकार की जो कुछ संख्या है जो नॉमिनेटेड होती है हर अपने अपने क्षेत्र के। तो नॉमिनेटेड जो होते हैं, राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेट होते हैं, उसको जो है राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देने का अधिकार नहीं होता है। तो इलेक्टेड मेंबर ही, पार्लियामेंट के इलेक्टेड मेंबर ही लोकसभा और राज्यसभा, आज की डेट में लोकसभा में 543
और राज्यसभा में 233, टोटल 776 मेंबर केंद्र के पार्लियामेंट से राष्ट्रपति के चुनाव के लिए वोट देने के लिए अधिकृत है। ठीक उसी प्रकार पूरे देश के 28 राज्यों से विधानसभा की लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर एमएलए चुने हुए मेंबर, फिर वहाँ भी विधानसभा और विधान परिषद होती है, तो विधान परिषद में के मेंबर इसमें हिस्सा नहीं लेते हैं और विधान सभा में इलेक्टेड मेंबर ही सिर्फ इसमें वोट देने के लिए अधिकृत होते हैं। जैसे हम किसी राज्य के एक एग्जाम्पल लेकर इसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे बिहार में 40 एमपी है और राज्यसभा के सदस्य, ये लोकसभा के सदस्य है 40 और राज्यसभा के 16, ये 56, ये तो इलेक्टेड है तो देंगे ही। बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली के एमएलए 243 इलेक्टेड होते हैं, उस 243 ही इसके लिए अधिकृत होंगे। तो अगर बिहार की हम चर्चा करें तो बिहार में लोकसभा के 40, राज्यसभा के 16, 56 मेंबर और स्टेट लेजिस्लेटिव के एमएलए 243, ये टोटल ही उसके वोटर्स होते हैं। अगर दोनों को जोड़ दें तो 9 5 4 9 299 ये वोटर्स कहलाएंगे। बिहार से वोटर्स की संख्या राष्ट्रपति के चुनाव के लिए 299 हुई। कैसे? 40 लोकसभा से और 16 राज्यसभा से 56 और 243 विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर, टोटल 299 मेंबर बिहार। एक एग्जाम्पल मैंने लिया। इस टाइप से अलग अलग स्टेटों का अलग अलग संख्या हो सकती है। जिस स्टेट के जितने एमएलए राज्यसभा के मेंबर होंगे, लोकसभा के मेंबर होंगे, उस विधानसभा के कितने इलेक्टेड मेंबर होंगे, उसके आधार पर उस स्टेट के वोट देने का जो वोटर्स होंगे। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो एक आती है वो महत्वपूर्ण बात यह है, और इस प्रकार से मैंने बताया, इस प्रकार से हर स्टेट के विधानसभाओं के मेंबर एमएलए प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए अधिकृत होते हैं। और इन 28 विधानसभाओं के इलेक्टेड मेंबर जो एमएलए कहलाते हुए, और 2 यूनियन टेरिटरी, बल्कि आज अब एक तीसरा जम्मू कश्मीर हो गया, एक दिल्ली, एक पौंडीचेरी और जम्मू कश्मीर, इसके जो एमएलए विधानसभा के जो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे उसकी संख्या आज के डेट में 4120 है। 4120 है। और कंट्री में टोटल 543 जैसा मैंने बताया, और राज्यसभा के 233, ये 776, और स्टेट के 4120, 4896 ये वोटर्स होते हैं। टोटल को जोड़ दिया है पूरे कंट्री में तो राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटर्स की संख्या 4896 होती है। और 4896 होती है। अब इसमें प्रत्येक की अपनी अपनी वैल्यू ऑफ वोट है। पार्लियामेंट के मेंबर का लोकसभा के जो मेंबर हैं और राज्यसभा के जो मेंबर हैं उनकी वोट की वैल्यू 700 होती है। तो कैसे होती है कि टोटल स्टेट के जो वोट संख्या है उसमें पार्लियामेंट के दोनों सदनों की संख्या से जो भाग दिया जाता है, जो संख्या आती है जो लगभग 700 के बराबर आती है, इसलिए उसको 7 से मान लिया गया है। लोकसभा और राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य की वोट वैल्यू 700 होती है। अगर किसी स्टेट में, अब जैसे बिहार की संख्या मैंने लिया 40 एमपी है, लोकसभा से हैं, और 16 राज्यसभा से है, 56 है। तो ये 56 जो है इंटू 700, 39,200 वैल्यू ऑफ वोट हो गया बिहार का, विथ रेस्पेक्ट टू पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। विधानसभा के उनके अलग होंगे। उसी प्रकार से पूरे कंट्री में पार्लियामेंट मेंबर जो हैं 543 और 233, 776 इंटू 700, और पूरे स्टेट के जो 4120 लेजिस्लेटर हैं एमएलए, सभी 28 स्टेट और 3 यूटी के,
उनकी संख्या 4120 मानी गई है। अब 4000, जैसे कि पार्लियामेंट में आपने देखा कि मैंने 700 के गुना कर दिया, 543 इंटू 700, 233 इंटू 700 है, ये हो गया पार्लियामेंट के मेंबर की वोट वैल्यू। परंतु चूंकि स्टेट के प्रत्येक एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव का एक मेंबर की वोट की वैल्यू क्या होगी, इसका एक फार्मूला है, स्टेट की जनसंख्या डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ लेजिस्लेचर, वहाँ विधायकों की संख्या कितनी है, पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ एमएलए, जो वैल्यू आया दैट इज ऑल्सो अगेन डिवाइडेड बाई 1000, और वो जो संख्या आएगी वह संख्या उस स्टेट के लेजिस्लेचर की वैल्यू ऑफ वोट होगी। अब जैसे बिहार में एक एमएलए की वोट की वैल्यू 173 है, और ये स्टेट टू स्टेट बदलेगा क्योंकि सभी स्टेट की जनसंख्या अलग अलग है। अब जैसे सिक्किम है, सिक्किम में एक एमएलए की वोट की वैल्यू 7 है। यूपी देश का सबसे बड़ा राज्य है, उसकी सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, वहाँ की एक एमएलए की वोट की वैल्यू 208 है। आप समझ सकते हैं कि यूपी में जितने ज़्यादा एमएलए हैं दैट इज मल्टीप्लाइड बाई 208, वो उनकी वोट की वैल्यू हो गई। बिहार में जितने एमएलए हैं 243, चूँकि एक वोट की वैल्यू 173 है तो 243 इंटू 173 42,039 उनका वोट की वैल्यू हुई। इस टाइप से वोट की वैल्यू काउंट हो जाती है। अब राष्ट्रपति पद के लिए जो व्यक्ति, अब इसकी थोड़ी सी पहले चर्चा कर लें कि राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार होने की अहर्ताएँ क्या होती है, क्या योग्यता होती है। शुरू में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्ट 1952 के द्वारा कोई व्यक्ति अगर राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसके साथ अर्हता ये थी कि कम से कम 2 व्यक्ति उसका प्रपोजर हो और 2 सेकेंडर हो। मतलब 2 एमएलए या एमपी उसको प्रपोज करे कि हम फलाने व्यक्ति को प्रेसिडेंट के रूप में चुनाव के लिए हम समर्थन दे रहे हैं, 2 व्यक्ति उसको सेकेंडर हो, मतलब इन टोटल 2 4 होना चाहिए। लेकिन बाद में देखा गया कि प्रेसिडेंट चूँकि कंट्री का फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होता है, सबसे हाईएस्ट पोस्ट है, तो इसकी वैल्यू को बढ़ाने के लिए इसमें तो बहुत सारे लोग आ जाते थे, 2 तो काफ़ी लोग को एक दूसरे को जानने वाले हुए। तो प्रेसिडेंशियल एक्ट 1974 में इस संख्या को 10 कर दिया गया कि 10 प्रपोजर हो, 10 सेकेंडर, मतलब 10 एमएलए या 10 एमपी उसको प्रपोज करें कि हम फलाना व्यक्ति को प्रेसिडेंट के रूप में चुनना चाहते हैं, उनको चाहते हैं, और 10 उनको सेकेंडर उसको ये करना होगा, मतलब इन टोटल 20 होना चाहिए। परंतु बाद में ये भी इसमें देखा गया कि काफ़ी लोग इसमें भी आने लगे, कुछ लोग के हाथ जीत की परवाह नहीं है, सिर्फ इसके लिए कि मैं राष्ट्रपति की पोस्ट के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ, इस टाइप से होने लगी। बाद में प्रेसिडेंट इलेक्शन एक्ट 1997 में इस संख्या को बढ़ाकर 50 and 50 कर 50 प्रपोजर एंड 50 सेकेंडर, 50 एमएलए या 50 एमपी किसी व्यक्ति को समर्थन देते हैं कम इनको प्रेसिडेंट के लिए हम चुनना चाहते हैं, 50 सेकेंडर, मतलब इन टोटल 100 एमएलए या 100 एमपी एक व्यक्ति के पक्ष में होना ही होना चाहिए प्राइमरी रूप में, उसकी एलिजिबिलिटी उनको खड़ा होने के लिए, अदरवाइज वो कैंसिल हो जाएगा उनका नॉमिनेशन। अब हम इसको समझेंगे जैसे, और दूसरी बात और क्या है, शायद मालूम ही होगा आपको, इसकी एलिजिबिलिटी में फर्स्ट ये बताया गया है, the person who wants to be elected as a president must be at the age of 35 years and above. दूसरा, he must be a citizen of India. Third, eligibility is just like कि पार्लियामेंटेरियन का जो एमपी एमएलए का जो होता है वो उनके पास योग्यता होनी चाहिए। और प्रेसिडेंट का जो टर्म्स होता है वो 5 इयर्स का होता है। अब प्रेजेंट इलेक्शन अभी रामनाथ कोविंद देश के 15वें राष्ट्रपति 16वें राष्ट्रपति का चुनाव होने जा रहा है।
और इसका नोटिफिकेशन भी हो गया है। इसमें डेट ऑफ इसका क्या प्रोसेस होता है उसको मैं बता देता हूँ। डेट ऑफ इलेक्शन का एक नोटिफिकेशन होता है जो 15/6 को हो चुका है, और डेट ऑफ नॉमिनेशन माने फाइल करने का, जो भी व्यक्ति प्रेसिडेंट के रूप में चुने जाने के लिए इच्छुक हैं वो फाइल कर सकते हैं, उसका डेट 29/6 रखा गया है। 29/6 तक अलग अलग पार्टियों को लोग इसमें अपना चुनाव अपने प्रतिनिधि के रूप में रखेगी। हम फलाने व्यक्ति को प्रेसिडेंट बनाना चाहते हैं, हम फलाने व्यक्ति को प्रेसिडेंट चलाना चाहते हैं, तो इनका नॉमिनेशन 29/6 तक का है। और सिक्योरिटी ऑफ नॉमिनेशन 30/6 का है। कुछ सिक्योरिटी होती है, लगभग 15,000 रुपये की सिक्योरिटी जमा करनी पड़ती है। और डेट ऑफ विड्रॉल 2 साथ है। नॉमिनेशन तो काफ़ी लोग कर देते हैं, लेकिन एक चांस चुनाव में एक रखा गया है कि अंत में विचार करने के बाद होता है कि नहीं मेरे को नहीं लड़ना है, तो डेट ऑफ नॉमिनेशन को विड्रॉल करने का भी तारीख 2/7 को रखा गया है, डेट रखा जाता है, जो इसमें 2/7 है। डेट ऑफ पोल 18/7 को पोलिंग का डेट है, 18 जुलाई को, और डेट ऑफ काउंटिंग 21 जुलाई को है। और जैसा आप जानते हैं, हमने बताया कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है, रिप्रेजेंटेटिव प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम के द्वारा होता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के द्वारा। इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर कौन होते हैं? पार्लियामेंट के मेंबर, और स्टेट लेजिस्लेटिव के मेंबर, उन्हीं को इलेक्टोरल कॉलेज कहा जाता है। उनको मिलाकर के इलेक्टोरल कॉलेज बनता है, वही उसकी चुनाव करते हैं। एकल अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम का मतलब यह है कि देश की जनता तो राष्ट्रपति के चुनाव में डायरेक्ट हिस्सा नहीं ले रही है, सही है, परंतु उनका प्रतिनिधित्व कैसे हो। देश के विभिन्न क्षेत्रों से, हर स्टेट के कोने कोने से पार्लियामेंट्रियन चुन के आए हुए हैं। देश के हर स्टेट में विधायक चुने गए हैं, कि जो स्टेट ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा विधायकों की संख्या है, उस कोने कोने के विधायक हैं उस क्षेत्र के। तो वो विधायक चूँकि इस वोटिंग में पोलिंग में हिस्सा ले रहे हैं, इसलिए उस क्षेत्र के जनता का प्रतिनिधित्व उस विधायक के द्वारा होता है, या उस पार्लियामेंट्रियन मतलब एमपी के द्वारा होता है। इसी को रिप्रेजेंटेटिव प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम कहा गया, कि मतलब उनका रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट देश की जनता का रिप्रेजेंटेशन है। हमने वोट नहीं दिया, हमारा एमपी ने हमारे पक्ष में दिया, हमारे एमएलए ने हमारे पक्ष में वोट दिया फलाना व्यक्ति को। ये है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम। और इस प्रकार से टोटल केंद्रीय पार्लियामेंट के जो मेंबर हैं, राज्यसभा और लोकसभा, और स्टेट लेजिस्लेटिव के जो मेंबर हैं 4120 इन टोटल, जैसे मैंने 4896 है, इन टोटल 4896 का वोट की संख्या 10,98,903 होती है। 10,98,903। जाहिर सी बात है, इसका आधा से एक ज़्यादा 5,49,492 जिस व्यक्ति को मिल जाता है वोट, वो प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाता है, जो अभी फिलहाल होने वाला है। तो ये है। अब इसमें थोड़ी सी बात और बताऊं कि आपकी जानकारी के लिए, कि कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के रूप में दूँ कि विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स डिटेल्स अबाउट द टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का टर्म 5 ईयर्स का होता है। कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में इसकी चर्चा की गई है? ये है 56(1) में प्रेसिडेंट के टर्म की चर्चा की गई है कि प्रेसिडेंट अपने कार्यकाल, प्रेसिडेंट का कार्यकाल 5 साल को होगा, प्रोवाइडेड कि उसके ड्यूटी पीरियड में इसकी मृत्यु नहीं होती है या रिजाइनेशन नहीं देता है। तो ये 56(1) आर्टिकल इसकी व्याख्या करता है। विच आर्टिकल स्टेट अबाउट द एलिजिबिलिटी ऑफ वोटर्स। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए वोटर कौन होगा? साधारण जनता तो होती नहीं है। ये
प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम से होता है, इलेक्टोरल वोट कॉलेज ऑफ वोट्स के द्वारा होता है। इसके मेंबर कौन होते हैं, उस मंडल के मेंबर कौन होते हैं, पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं, इलेक्टेड मेंबर होते हैं, स्टेट विधायिका के इलेक्टेड मेंबर होते हैं। इसकी व्याख्या आर्टिकल 56 करता है। विच आर्टिकल स्टेट अबाउट द एलिजिबिलिटी ऑफ वोटर्स, उसके वोटर्स कौन होते हैं, इसकी व्याख्या 54 करती है। जैसा कि बताया, स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर, इलेक्टेड मेंबर और पार्लियामेंट के इलेक्टेड मेंबर, नॉट नॉमिनेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल स्टेट अबाउट द प्रोसीड्यूर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया को निर्धारित करता है। आपने देखा किस टाइप से होता है, किस टाइप से प्रतिनिधित्व को निर्धारित किया जाता है, किस स्टेट के एमएलए की वोट ऑफ वैल्यू ऑफ वोट क्या होगी, किस स्टेट की वैल्यू ऑफ वोट क्या है, एग्जाम्पल से मैंने दिखाया आपको। तो ये आर्टिकल 55 डिटेल्स इसको बताता है। हु आर द फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये क्वेश्चन मेमोरी में रहना चाहिए। प्रतिभा पाटिल 2007 में पहली महिला प्रेसिडेंट बनी। हु आर द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु होल्ड्स हिज ऑफिस 2 टाइम्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले प्रेसिडेंट हुए जिन्होंने 5 इयर्स का 2 टर्म तक एज ए राष्ट्रपति काम किया। विच प्रेसिडेंशियल इलेक्शन प्रोवाइड्स 100 प्रपोजर एंड 100 सेकेंडर्स। आपने देखा कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्ट 1952 में 2 मेंबरों का प्रावधान था। 2 एमएलए या 2 एमपी किसी को प्रपोज कर सकता था कि इनको मैं प्रेसिडेंट के रूप में समर्थन देता हूं, और 2 उसके बाद सेकेंडर होते हैं, तो मतलब टोटल 4। और ये बाद में 74 में 10-10 हो गए, बाद में 97 में 50। तो कौन सा हो गया, बीच प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्ट, दैट वाज 1997 एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द 100 प्रपोजर एंड 100 सेकेंडर्स। ये इन शॉर्ट जो है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ इंडिया के बारे में मैंने चर्चा किया। छोटी सी डिटेल्स थी, लेकिन डिटेल्स जानना चाहिए। ये प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है, उसमें प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्ट क्या है, कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के एक्ट उसे रिलेट करते हैं, और इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ वोटिंग में कौन कौन से मेंबर होते हैं, पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं, उनकी वोटिंग की वैल्यू क्या होती है, स्टेट लेजिस्लेचर की संख्या कैसे निर्धारित होती है, उनकी वोटिंग की संख्या कैसे निर्धारित होती है, ये सारी चीज़ें मैंने बताया। थैंक यू। और कुछ क्वेश्चन इससे रिलेट करने वाला मैंने बताया। वीडियो का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक तो बनता है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू। अगले वीडियो में